जय हिंद मित्रों, कबीर इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और जैसा कि सावन का पहला सोमवार है, आप लोग कुछ लोग व्रत भी रखे होंगे और महादेव की आराधना भी जला दिए होंगे। तो आज का जो करंट अफेयर है, बहुत ही महादेव का नाम लेकर हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और यह विशेष डिजाइन किया गया है पीसीएस को देख करके। और अगर आप पीसीएस लेवल की तैयारी कर लेते हैं, आईएएस लेवल का करंट पढ़ लेते हैं, तो ग्रुप वहां से लेकर छोटी परीक्षाएं जितनी है वो बहुत आसानी से करंट अफेयर वहां से मिल जाएंगे, क्योंकि हम कोई भी करंट अफेयर नहीं छोड़ेंगे। पर डे के पर डे उसको तैयार कराएंगे और आपको याद कराएंगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका होता है मित्रों, उसमें तरीका यह होता है कि मैं आज पढ़ाता हूँ, उसका पहले का रिवीजन कराता हूँ, उसके बाद मैं क्लास को लेता हूँ। और आज के जमाने में मल्टीमीडिया के माध्यम जमाने में या सोशल मीडिया के जमाने में या ऐप से टीचिंग लर्निंग के माध्यम से या ऑनलाइन व्यवस्थाओं के माध्यम से कोई यह नहीं कह सकता कि सारी व्यवस्थाएं इलाहाबाद या मुखर्जी नगर दिल्ली में ही आईएएस पीसीएस की तैयारी होती है। तो आज घर बैठे लोग आईएएस पीसीएस हो रहे हैं। आप लोग रील के माध्यम से देख रहे हो कि आज हर जगह से रिजल्ट आ रहा है, वह केवल रील नहीं है मित्रों। आप देखेंगे इलाहाबाद से हाँ सिलेक्शन होता है, लेकिन ये नहीं, हम लोग इलाहाबाद रहे हैं। पहले जब हम लोग तैयारी करना शुरू किए थे तो इलाहाबाद में गढ़ हुआ करता था आईएएस पीसीएस का, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। आज तो सारी सुविधाएं इंटरनेट के माध्यम से बेहतरीन से बेहतरीन नोट और सारी चीज उपलब्ध है। तो आप लोग पढ़ाई करिए और सिलेक्शन आप लोगों का पक्का होगा और आप लोग पीसीएस का फॉर्म भर ही चुके होंगे। और कोई जो भी आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं उसके लिए सबके लिए जो करंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी प्रश्न यहाँ से छूटेगा नहीं। अगर हमारा 40-30 मिनट पर डे आप दे देते हैं करंट में और अवेयर भी रहेंगे। और आप मेरा जो पढ़ाने का तैयार तरीका है स्टैटिक जीके, मैं करंट पढ़ाता हूँ, उसी के साथ स्टैटिक जीके आपको तैयार कराता रहूंगा और रिवीजन कराता हूँ, जो वेरी इंपॉर्टेंट जीके है, जो बार बार आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। लेकिन देरी न करते हुए पहले हम आज की क्लास लेते हैं और सारी बातें होती रहेंगी, किस प्रकार से तैयारी की जाए, किस प्रकार से क्वेश्चन किया जाए। जो अधिक से अधिक अभी पुलिस का रिजल्ट आया, आप लोग देख ही रहे होंगे किस प्रकार से रिजल्ट थोड़ा अधिक आया, लेकिन अधिक नहीं, पढ़ने वाले भी अधिक हो रहे हैं, माध्यम इतना अधिक हो, अच्छे से अच्छी नोट, अच्छे से अच्छी सुविधाएं सारी इंटरनेट में मौजूद है। तो रिजल्ट अच्छा, मतलब परसेंटेज उसका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कट ऑफ अधिक जाएगी ही जाएगी। और अभी आप लोग जाने यूपी ट्रिपल एससी का नोटिफिकेशन आ गया है। लेखपाल और गै जैसी जितनी भर्तियां हैं उत्तर प्रदेश की, वह सारी इसी के माध्यम से हो रही हैं। और इसमें आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। और करंट का उसमें बहुत योगदान है। 10 प्रश्न 100 में से 10% करंट के आते हैं। और वहां पर लिखा गया है इंटरनेशनल, लेकिन वहां पर नेशनल इंटरनेशनल सारे करंट आते हैं मित्रों, है आपको ध्यान में रखना। तो देरी न करते हुए पहले हम कल के रिवीजन सेशन को स्टार्ट करते हैं। कल का रिवीजन सेशन और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ाई करते हैं, और जो भी किसी भी एग्जाम में प्रश्न आएंगे वह श्योर हमारी क्लास से फंसेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो रिवीजन सेशन है, इसमें हम व्याख्या नहीं करेंगे मित्रों, थोड़ा सा केवल आंसर बताते हुए निकल जाएंगे केवल आपको। लेकिन जो आज का सेशन है उसकी हम बहुत विधिवत सारगर्भित तैयारी और टू द पॉइंट तैयारी की जाएगी। आधे घंटे की क्लास है मित्रों। तो शुरू करते हैं हम लोग पहला क्लास। जुलाई 2026 में जारी बिमको आईसीएस सेमी फेयर कारफोर्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नाविक सी फेयर आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है, मतलब सबसे अधिक नाविक आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपूर्तिकर्ता देश दूसरा सबसे बड़ा नाविक आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है, तो भारत। कौन बन गया है मित्रों? भारत। आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, 31 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन कॉन्फ्रेंस, कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर किया गया है? जयपुर राजस्थान, बी हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र, सी हो जाएगा बेंगलुरु कलकत्ता, डी हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा। तो आपका उत्तर हो गया कहां पर किया गया है? जयपुर राजस्थान। वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, 20 से 29 जुलाई 2026 तक चीन के हांगझोउ में आयोजित
ISSF वर्ल्ड कप 2026, राइफल और ISSF वर्ल्ड कप, यहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। एक क्वेश्चन बन जाएगा किससे संबंधित है, तो राइफल और पिस्टल मतलब है शूटिंग से संबंधित है। भारत में कुल कितने पदक जीते हैं, इसमें भारत ने कुल कितने, आपसे जो वेरी इंपॉर्टेंट है इस ISSF का वर्ल्ड कप का, कि भारत ने इसमें कुल कितने पदक जीते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा 4। कितने? 4 पदक। कल हम इसकी बहुत विधिवत आपको इसका अध्ययन करा चुके हैं। चौथा जुलाई 2026 में किस राष्ट्र ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों के लिए E0 FIR प्रणाली शुरू की है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो किसने शुरू की है मित्रों? बी हो जाएगा गुजरात। पांचवा क्वेश्चन, 2026 में एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड, वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा कप? डूरंड कप 2026 का कौन सा संस्करण खेला गया? तो पांचवें का उत्तर हो जाएगा आपका सी, 135वां संस्करण था। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2026 में टेस्ट क्रिकेट इतिहास में लगातार 5 विकेट मेडन ओवर फेंकने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए? क्योंकि लगातार इन्होंने 5 ओवर मेडन फेंका है और 0 रन दिया है और एक प्रति ओवर में 1 विकेट लिया है। तो कौन है? जस्टिन ग्रीव्स। कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज के। जस्टिन ग्रीव्स कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज के। 7 जुलाई 2026 किस राज्य सरकार ने देश का प्रमुख समुद्री और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए शिप बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग पॉलिसी 2026 लॉन्च की है? किसने लॉन्च किया मित्रों? तो गुजरात राज्य। 7वें का हो जाएगा बी, गुजरात राज्य। आगे बढ़ते हैं। 8 जुलाई 2026 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY के तहत पहली किस्त 75% से अधिक उपयोग करके दूसरी किस्त के लिए अर्हता प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो देश का पहला राज्य हो जाएगा मित्रों बी, महाराष्ट्र। क्योंकि पहला इसकी शर्त यही थी, जो आधार राशि उनको दी गई है उसका 75% जो खर्च कर दिया जाएगा, उससे तब फिर दोबारा दूसरी किस्त जारी की जाएगी। सबसे पहले 75% का लक्ष्य किसने किया? महाराष्ट्र ने, तो उसको सबसे पहले किस्त जारी कर दी गई। 9 जुलाई 2026 किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के रोम संविधान के हटने के औपचारिक घोषणा की है? तो बोल्विया, फिलिस्पीन, निकारागुआ और वेनेजुएला और चाड। तो आपका उत्तर हो जाएगा मित्रों वेनेजुएला और चाड। 9वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन TMZ कहाँ बनाया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पर बनाया जाएगा मित्रों? ये तो ग्वालियर, मध्य प्रदेश। कहाँ पर? यह पहला है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ पर बनाया जाएगा? ग्वालियर, मध्य प्रदेश। अब पहला क्वेश्चन जो आज का है, आज का करंट अफेयर हम लोगों को जो पढ़ना है, सारगर्भित अध्ययन करना है, उसका पहला क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जुलाई 2026 में किस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने भारत की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के विकास के लिए 850 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी? 850 मिलियन डॉलर की मंजूरी दे दी है। तो हो जाएगा एशियाई विकास बैंक ने, विश्व बैंक ने, न्यू डेवलपमेंट बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, एशियाई विकास बैंक। क्या हो जाएगा? ADB, एशियाई विकास बैंक। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के लिए ऋण कितने दिया है? ADB में। वेरी इंपॉर्टेंट जो है, कितना दिया है? 850 करोड़। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? PM सूर्य घर। तो यहाँ कई करंट इंपॉर्टेंट है, तो वह आपको जानना ही चाहिए मित्रों। अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि PM सूर्य घर से संबंधित ADB, अब ADB के बारे में पूछा जा सकता है, ADB, तो इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। ADB की स्थापना 19 दिसंबर 1966, 19 दिसंबर 1966 किसकी? ADB की स्थापना। इसका मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है, तो मनीला। कहां पर है मित्रों? मनीला,
फिलीपींस। कहाँ पर? मनीला, फिलीपींस। मनीला, फिलीपींस इसका मुख्यालय। इसके अध्यक्ष कौन? वेरी इंपॉर्टेंट है, मसातो काडा। कौन है? कौन है अध्यक्ष इसके? मसातो काडा। तो ये कहाँ के हैं? जापान। मसातो काडा कहाँ के हैं मित्रों? जापान के हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनेगा और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब मित्रों एक जो वेरी इंपॉर्टेंट है, पीएम सूर्य घर योजना की शुरुआत कब हुई थी मित्रों? तो पीएम सूर्य घर योजना की शुरुआत कब हुई थी? 13 फरवरी 2024। अब एक और वेरी इंपॉर्टेंट है, पीएम सूर्य घर योजना की शुरुआत आपसे पूछा जा सकता है कब हुई थी? 13 फरवरी 2024। 13 फरवरी 2024 पीएम सूर्य घर योजना की शुरुआत कब हुई थी? 13 फरवरी 2024 को। और यह वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। इसमें क्या प्रावधान है? इसमें 1 करोड़ लोगों को इस योजना से लाभान्वित कराना है। इसमें सरकार और प्रदेश सरकार की दोनों सब्सिडी जुड़ी होती है। उत्तर प्रदेश में जो सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, हर स्टेट अलग अलग है, तो उत्तर प्रदेश में 1,08,000 सब्सिडी आपको दी जा रही है पीएम सूर्य घर योजना के तहत। और इस योजना में सरकार ने जो बजट रखा है 75,000 करोड़। यह कई बार पूछा गया है, पूछा जाएगा आपसे। 75,000 करोड़, 75,000 करोड़ का बजट सरकार ने रखा है और 1 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। ये इतना तथ्य आपको पता ही नहीं चाहिए। सूर्य घर योजना की शुरुआत 13 फरवरी 2024 को कब हुई थी? मतलब 13 फरवरी 2024 को हुई थी और 1 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। और इसमें जो अभी हालिया में जो एकदम करंट है, $850 मिलियन ऋण कौन सा देगा? एडीबी बैंक। एडीबी बैंक के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया कि इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष मसातो काडा जी हैं। मसातो काडा, इनका संबंध कहाँ से है? जापान से। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। कुछ एडीबी सूर्य घर मुफ्त योजना के लिए एडीबी ने दिया है, वही सारी बातें लिखी हैं। यहाँ पर आपको क्या टॉपिक करना है? $850 मिलियन सहायता दी जाएगी। जो इसका उद्देश्य क्या है? तो इस ऋण का उद्देश्य है कि कम से कम 35 लाख अतिरिक्त घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाना है। एशियाई विकास बैंक के बारे में, स्थापना 1966 में, मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। मसातो काडा इसके अध्यक्ष। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है। 2026 में राज्य सरकार और लोकसभा के राज्यसभा ने और लोकसभा ने मित्रों, राज्यसभा ने और लोकसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे, आपका राष्ट्रीय गीत कौन है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के प्रति आदर के कृत्यों और उसके गायन में बाधा डालने को दंडात्मक अपराध बनाने के लिए कौन सा विधेयक पारित कर दिया है? तो सरकार ने कौन सा विधेयक पारित किया है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय गीत सुरक्षा एवं संरक्षण विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव एवं राष्ट्रीय अधिकार अधिनियम 2026, भारतीय सांस्कृतिक विरासत संरक्षण विधेयक 2026। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ राष्ट्रीय गौरव अपराध निवारण संशोधन विधेयक 2026। वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य है, यह जो विधेयक में यह क्या है? उसमें 3 साल जेल का प्रावधान है एवं जुर्माना है, या दोनों। अगर आप इसको अनादर करते हैं या गीत गायन में कोई बाधा उत्पन्न करते हैं तो वह सब आपका यहाँ से जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये वंदे मातरम गीत, वंदे मातरम के रचयिता का नाम आपसे, इस गीत को किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत लिखा था। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं, लेकिन पहले हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 के बारे में। राज्यसभा ने पारित किया
आपसे पूछ सकता है कब इसने पास किया, फिर लोकसभा में गया, लोकसभा ने कब पारित किया है, तो राज्यसभा ने 29 जुलाई 2026 को पारित किया, लोकसभा द्वारा 30 जुलाई 2026 को पारित। कानूनी सदन इसके तहत राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, कौन सा अधिनियम, 1971 की धारा 3 में संशोधन किया गया। दंडात्मक कार्रवाई राष्ट्रगीत के गायन को जानबूझकर रोकना या सभा में व्यवधान पैदा करने पर 3 साल का जेल और जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी वही विधिक और वैधानिक संरक्षण प्रदान करना जो वर्तमान में राष्ट्र गान को प्रदान किया गया है। अब इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है कि बंकिम चंद्र चटर्जी, कई बार आपसे पूछा है कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है मित्रों, तो वंदे मातरम के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब इसकी रचना कब की थी, 1882। रचना कब की गई थी मित्रों, 1882 कब की गई थी, 1882। वेरी इंपॉर्टेंट है, कब की गई, 1882 में। कब वंदे मातरम लिखा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आप लोग नाम जान ही रहे होंगे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब कब लिखा, 1882। कब लिखा गया, 1882 में। किन भाषाओं में लिखा गया, संस्कृत और बंगाली में। कब, संस्कृत और बंगाली एवं बंगाली, संस्कृत और बंगाली में लिखा गया। और इससे जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे कथन कारण में कई बार पीसीएस एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया, इसे आनंद मठ में कब शामिल किया गया था, तो 1896। यह आनंद मठ का पार्ट बना था, या इस गीत को आनंद मठ जो बंकिम चंद्र चटर्जी की एक रचना है उसमें शामिल कर लिया गया था 1996। कब शामिल किया गया, 1882 में लिखा गया था, और 1896, सॉरी मित्रों 1996 नहीं, 1896 में आनंद मठ में शामिल कर दिया गया। आनंद मठ में शामिल कर लिया गया। और ये भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की एक संकलन है जिसमें शामिल किया गया, किसको, आनंद मठ को। अब वेरी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा गया है कि पहले बार वंदे मातरम का गायन कब हुआ था, तो 1896 में कांग्रेस अधिवेशन। कब, 1896 में पहली बार गाया गया, पहली बार गाया गया 1896 में। और कहां पर, कलकत्ता में। कहां पर, कलकत्ता में। पहले कलकत्ता था, कोलकाता में। और जब कोलकाता में गाया गया, यहाँ कौन सा इवेंट हो रहा था, कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस 1896 का कोलकाता अधिवेशन कहाँ हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन। कहां पर मित्रों, कांग्रेस अधिवेशन में यह गाया गया था। और कई बार इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो रहीमतुल्ला यम सयानी। कौन है मित्रों, रहीम। इसकी अध्यक्षता, जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, रहमतुल्ला सयानी, यम सयानी, रहमतुल्ला यम सयानी। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, रहमतुल्ला यम
सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। कोलकाता कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें वंदे मातरम गाया गया था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहमतुल्लाह सयानी जी ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना तथ्य आपको याद ही होना चाहिए। उससे उसके इतिहास भी हम आपको बता दिए और यह क्वेश्चन आए हुए हैं, बार बार परीक्षा में यह पूछा गया है, उसी पर हम चर्चा किए। 1882 में संस्कृत एवं बंगाली में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था और 1896 में आनंद मठ में इसे शामिल कर दिया था। 1896 में ही कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था वंदे मातरम और इसके अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। कथन कारण में क्वेश्चन बनाएगा मित्रों, तो इसमें करंट के विषय को मिला करके और वहां से क्वेश्चन इतिहास से जोड़कर प्रश्न पूछ लिया जा रहा है। 24-25 का पीसीएस जिन्होंने दिया है आप लोग देख ही रहे होंगे किस प्रकार से करंट से जोड़कर प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन, जुलाई 2026 में मैक्सिको में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिको में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे मित्रों? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पंकज प्रभाकर शर्मा, बी ऑप्शन हो जाए नुलखाम जाथोम गंगटे, नुलखाम जाथोम गंगटे, सी ऑप्शन हो जाएगा मृदुल कुमार यादव और डी ऑप्शन हो जाएगा मुत्केश कुमार परदेसी। तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें नुलखान जाथोम गंगटे। नुलखान जाथोम गंगटे जो आपके कहां पर यह राजदूत नियुक्त हुए हैं? मैक्सिको में। कहां पर मित्रों? मैक्सिको में। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिको के राजदूत वरिष्ठ राजनयिक नुलखाम जाथोम गंगटे को मैक्सिको के भारत का अगला राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। मैक्सिको उत्तर अमेरिका में स्थित एक देश है। इसकी मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। मुद्रा मैक्सिकन पैसे। आगे बढ़ते हैं। भारत में जो वेरी इंपॉर्टेंट राजदूतों की नियुक्ति है उसको किस यहीं पर हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यह एक क्वेश्चन आता ही आता है करंट अफेयर को लेकर। आपकी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन आता है कि कहां पर किस व्यक्ति को किस देश का राजदूत नियुक्त किया है, और वही प्रश्न आता है तो जो चर्चा में बना हुआ। तो ये सब सारे चर्चा में बने थे। उत्तर कोरिया के राजदूत संजीव जैन है और चीन के विक्रम के दुरास्वामी हैं और यूक्रेन के राजदूत अंजनी कुमार हैं और उग्रवे के राजदूत बियान जार्डन है। बोल्विया और यूरोपीय संघ के राजदूत प्रणव वर्मा है। तुर्की के राजदूत रुद्र गौरव श्रेष्ठ हैं और सऊदी अरब के राजदूत विपुल हैं। ओमान सल्तनत के राजदूत प्रशांत पीसे हैं और कार्बो वर्डे गणराज्य के राजदूत है प्रेमचंद्र। तो जो इतना राजदूत हमने आपको बताया उसको भी आपको याद रखना ही चाहिए और यह वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। चौथा, 2026 में भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में किसके द्वारा निर्मित दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेल्स आईएनएस निपुण, डाइविंग सपोर्ट वेल्स डीएसबी आईएनएस निपुण को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। तो इसका निर्माण आपसे पूछा जा रहा है का इसका निर्माण किसके द्वारा या कहां पर इसे शामिल किया गया है? भारतीय नौसेना विशाखापत्तनम किसके द्वारा निर्मित दूसरा सबसे डाइविंग सपोर्ट आईएनएस निपुण को शामिल किया गया है, लेकिन इसका निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, बी मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड, सी कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड और डी हो जाएगा गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड। तो चौथे का उत्तर हो जाएगा ए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। अब यह इस श्रेणी का दूसरा है। आईएनएस निपुण जो है इस श्रेणी का सेकंड नौसेना विशाखापत्तनम किसके द्वारा निर्मित दूसरा स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट वेसल, मतलब यह दूसरा क्रम का इस श्रेणी का दूसरा है। इससे समय पहले जो शामिल किया गया था आईएनएस निस्तर पहला था। आईएनएस निस्तार नाम क्या मित्रों? आईएनएस निस्तार। यह इस श्रेणी का पहला है। इसको भी आपको याद करना है क्योंकि आप कथन कारण में क्वेश्चन बनाएगा तो पूछ लेगा। जो दूसरे क्रम का है निपुण अपने बेड़े में शामिल कर लिया गया है, लेकिन पहला नाम देगा आईएनएस निस्तार भी पहला है जिसे शामिल किया गया था
कथन बताइए, ए सही है कि बी सही है कि ए बी दोनों सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा मित्रों, पहला जो है आईएनएस निस्तार है और दूसरा आईएनएस निपुण है। इस दोनों को इस बेड़े में स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट DAVS में शामिल कर लिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। इस श्रेणी का दूसरा जहाज है। पहला जबकि का है आईएनएस निस्तार है, वेरी एडवांस है। यह जहाज हमारे समुद्र में डाइविंग, अंडर वाटर रेस्क्यू और समुद्री बचाव अभियानों के लिए नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। लगभग 75% स्वदेशी सामान से बना 111 फीट लंबा और पोत लगभग 300 मीटर की गहराई तक डाइविंग कर सकता है और SDRB के जरिए पनडुब्बी रेस्क्यू और अंडर वाटर सर्वाइवल ऑपरेशन चलाने में सक्षम। पांचवा प्रश्न आप लोगों के सामने, इंडिया रिफाइन ट्रैजेक्टरी मार्केट स्टार्स एंड नेक्टर फ्रंटियर फॉर ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल रिफॉर्म रैंकिंग 2026 में भारत की वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? यह कौन सी रैंकिंग है मित्रों? ग्लोबल रिफॉर्म रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। इसको जारी कौन संस्था कर रही है? इंडियन रिफॉर्म स्ट्रेटजी मार्केट डिजास्टर एंड द नेक्स्ट फ्रंटियर फॉर ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का नाम है। और इसमें ग्लोबल रिफॉर्म रैंकिंग 2026 में भारत का स्थान कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा A 57, B 82, C 64 और D 68। तो भारत ने कौन सा स्थान इसमें हासिल किया मित्रों? ए हो जाएगा आपका उत्तर 57 स्थान। कौन सा स्थान हासिल किया है? 57 स्थान। और इससे पहले जो स्थान हमारा था कितना था? 82वां स्थान हासिल किया है। मतलब हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और कॉम्पिटिटिव पोर्ट प्राधिकरण नई दिल्ली, इसको जारी किसके द्वारा किया गया? आपसे पूछा जा सकता है कि इसको जारी किसके द्वारा किया गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा कॉम्पिटिटिव पोर्ट प्राधिकरण नई दिल्ली। कॉम्पिटिटिव पोर्ट प्राधिकरण नई दिल्ली ने इसको जारी किया है। और क्यों? इसकी संरचना या प्रतिस्पर्धा के कारण इसको यह रैंकिंग मिली है। इसमें क्या किया जाता है? संरचना और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाता है। और इस पे भारत सरकार ने काम किया है 2010 से और 2023 की गणना इसमें की गई है। किस प्रकार संरचना और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया गया है, इसलिए यह रिपोर्ट जारी की गई। और यह वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो हमारी रैंकिंग थी 82 थी, अब सुधरकर 57 हो गई है। बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया रिफॉर्म स्ट्रेटजी रिपोर्ट, इंडिया रिफॉर्म ट्रेजेक्टरी मार्केट डिस्टर्शन एंड द नेक्स्ट फ्रंटियर फॉर ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, यह रिपोर्ट कॉम्पिटिटिव फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली में जारी की गई। कहां पर जारी की गई आपसे पूछा जा सकता है। नई दिल्ली किस फाउंडेशन द्वारा? कॉम्पिटिटिव फाउंडेशन द्वारा जारी की गई। भारत ने इस रैंकिंग में 25 स्थान की शानदार छलांग लगाई, जिससे वह पहले के 82वें स्थान से सुधार का 97वां स्थान हासिल किया है। यह सुधार 2010 से 23 के बीच किए गए महत्वपूर्ण संरचनात्मक और प्रतिस्पर्धा समर्थन के कारण की गई है। क्योंकि इस समय देख रहे हैं संरचना हर जगह देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जा रहा है और विकास हो रहा है। इस कारण इसकी रैंकिंग घटकर कितनी हो गई है? 57। छठवां प्रश्न, जुलाई 2026 में किस बंदरगाह को बेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर की श्रेणी में इंडियन मैरीटाइम अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? इंडियन मैरीटाइम अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है। ये उत्तर होगा जवाहर नेहरू पोर्ट प्राधिकरण नवी मुंबई, बी ऑप्शन हो जाएगा पारादीप पोर्ट प्राधिकरण उड़ीसा, सी ऑप्शन हो कोची पोर्ट प्राधिकरण केरल और डी ऑप्शन हो जाएगा दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण कांडला गुजरात। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण कांडला गुजरात। वेरी इंपॉर्टेंट है।
कांडला गुजरात कहाँ पर है मित्रों? कच्छ में। कहाँ पर है कांडला? कांडला जो है गुजरात के कच्छ जिले में। कहाँ पर है मित्रों? गुजरात के कच्छ जिले में है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या है, किस तरह का पोर्ट है? कोयला और अनाज। कोयला और अनाज अवन यहाँ पर जो है बिना कंटेनर के, यहाँ पर जो कंटेनर युक्त पोर्ट नहीं है, बिना कंटेनर के सामान इसमें लाना। बेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर कंटेनर नॉन कंटेनर, आपसे जो यह क्वेश्चन में पूछा गया है, बेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर नॉन कंटेनराइज, मतलब जहां कंटेनरों में जो सामान भरा नहीं जा सकता, डायरेक्ट पोतों में लाद दिया जाता है, तो उसे कहते हैं नॉन कंटेनराइज। नॉन कंटेनराइज कहा जाता है। और उसमें क्या क्या लादा जाता है? जैसे कोयला हो गया, और कोयला अनाज आसानी से लादा जा सकता है। तो जिसमें कंटेनर का प्रयोग नहीं होता है, नॉन कंटेनराइजेशन कहा जाता है। और इसमें क्या है, आपको उदाहरण याद रखना है, कोयला और अनाज, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि जो कंटेनर में नहीं लाया जा सकता है, उसके लिए कौन सा है नंबर 1 पे? कांडला। इंडिया मैरीटाइम अवार्ड 2026 दीनदयाल उपाध्याय कांडला को मिला है। यह इंडियन मैरीटाइम अवार्ड 2026 बेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर। इनमें नॉन कंटेनराइज मतलब जो कंटेनर में नहीं लादा जाता है, डायरेक्ट पोत में ही लाद लिया जाता है, जैसे कोयला और अनाज। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ 2026 में पुरुषों के 110 वेट लिफ्टिंग इवेंट में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? वेट लिफ्टिंग में किसने रजत पदक जीता है? ए ऑप्शन हो जाए ऋषिकांत सिंह, बी ऑप्शन हो रहा लवप्रीत सिंह, और सी ऑप्शन हो जाएगा राजा मुथुपंडी, और डी ऑप्शन हो जाएगा बल्लूरी अजय बाबू। तो आपका उत्तर हो जाएगा मित्रों 7वां लवप्रीत सिंह। लवप्रीत सिंह ने वेट लिफ्टिंग में 180 केजी भार वर्ग में कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल। और इन्होंने कुल कितना वेट उठाया? 388। वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने 388 केजी का वेट उठाया है। कौन? लवप्रीत सिंह ने। और इनको कौन सा मेडल मिला है? रजत पदक। लेकिन जो वेरी इंपॉर्टेंट रहा, ये चर्चा में रहे, अगर 1 केजी मात्र यह वेट उठा लेते तो यह सिल्वर इनका गोल्ड में तब्दील हो जाता, लेकिन मात्र 1 केजी से चूक गए, इसीलिए यह चर्चा में बना रहा है, इसीलिए यह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 388 केजी इन्होंने कुल वेट उठाया। क्या नाम है? लवप्रीत सिंह। और 1 केजी अगर उठा लेते तो यह इनको गोल्ड मिल जाता, इसलिए चर्चा में था, इसलिए आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता था। तो यहाँ पर वही सारी बातें लिखी है। लवप्रीत सिंह है। और कॉमनवेल्थ 2000 के 180 केजी इवेंट में कितना? 188 किलो वजन उठाया। 176 किलोग्राम क्वालिफायर में 172 किलोग्राम, और 1 केजी से मात्र चूक गए, नहीं तो इनको गोल्ड मिल जाता। 8वां प्रश्न, जुलाई 2026 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले समर्पित मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट, भारत में पहले समर्पित मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट कौन सा है? मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट सैन्य चिकित्सा विभाग का वर्चुअल उद्घाटन कहां पर किया? वेरी इंपॉर्टेंट। पीसीएस एग्जाम के लिए या उत्तर प्रदेश की कोई एग्जाम हो, ट्रिपल का एग्जाम जो भी हाल ही में नोटिफिकेशन आ गया है, उसका पेट का फार्म भरा जाएगा, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। ये यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ उत्तर प्रदेश में, बी हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र में, सी हो जाएगा मंगलुरु कर्नाटक में, और डी हो जाएगा उधमपुर जम्मू कश्मीर। तो कहाँ पर हुआ? सैन्य चिकित्सा विभाग की स्थापना वर्चुअली उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया। और कहाँ पर किया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर किया है? लखनऊ उत्तर प्रदेश के। और यह स्थित है सेंट्रल कमांड में। कहाँ पर स्थित है मित्रों? यह सेंट्रल कमांड। कहाँ पर स्थित है? सेंट्रल कमांड। सेंट्रल कमांड लखनऊ। कहाँ पर मित्रों? सेंट्रल कमांड लखनऊ में। और वर्चुअली इसका उद्घाटन किसने किया है? राजनाथ सिंह ने। अभी हाल ही में
नाइट सफारी चर्चा में रही लखनऊ का करंट, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाइट सफारी कहाँ पर है? लखनऊ के कुकरेल, लखनऊ के कुकरेल। लखनऊ के कुकरेल नाइट सफारी कहाँ पे है? लखनऊ के कुकरेल में है। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में करंट में हम पढ़ाए हैं। और दूसरा हम रिपीट कर दिए कि वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों सेंट्रल कमांड लखनऊ में क्या है? मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट या सैन्य चिकित्सा विभाग का वर्चुअल उद्घाटन राजनाथ सिंह जी ने किया है। और यह कहाँ पर? लखनऊ के उत्तर प्रदेश में, सेंट्रल कमांड लखनऊ में। और एक और करंट जो कुकरेल नाइट सफारी विकसित की जा रही है कुकरेल में। आगे बढ़ते हैं मित्रों। राजनाथ सिंह वही सब लिखा, मेट्री समर्थित कंट्रोल वर्चुअल है। और ये परिचालन पहला होगा चिकित्सा, देश का पहला सैन्य प्रशिक्षक विभाग होगा। और इसका उद्देश्य युद्धकालीन चिकित्सा तैयारियों को मजबूत करना और स्वदेशी सिद्धांतों का विकास करना, अत्याधुनिक अनुसंधान और भविष्य के युद्ध क्षेत्रों और मानवीय आपात स्थितियों के लिए विशेषज्ञता तैयार करना। नवा क्वेश्चन 2026 में दुर्लभ पृथ्वी तत्व RE ब्लॉक के लिए अन्वेषण लाइसेंस देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? अन्वेषण के लिए दुर्लभ पृथ्वी तत्व की खोज या अन्वेषण के लिए किसने अन्वेषण के लिए लाइसेंस देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? कौन वह राज्य है जो खोज और रेयर मेटल के लिए खोज और अन्वेषण के लिए लाइसेंस दिया है? तो ए उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान, सी हो जाएगा महाराष्ट्र और डी हो जाएगा तमिलनाडु। किसने दिया है मित्रों? राजस्थान। राजस्थान कहाँ पे? राजस्थान के बालोतरा। कहाँ पर? राजस्थान के बालोतरा में। वह स्थान कौन सा है? राजस्थान का बालोतरा है। और एक किस डिस्ट्रिक्ट में है? जोधपुर। कहाँ पर मित्रों? जोधपुर। कौन? बालोतरा है। उसमें दुर्लभ पृथ्वी तत्व के अन्वेषण को लिए लाइसेंस जारी किया है राजस्थान राज्य ने। और यह स्थान कहाँ पर स्थित है? बलोतरा, और जो है आपके जोधपुर। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2021 खनिज नीति के तहत दुर्लभ पृथ्वी तत्व ब्लॉक के लिए अन्वेषण लाइसेंस को मंजूरी दी है राजस्थान ने। अन्वेषण लाइसेंस के क्षेत्र में उपकरण सेंटर माइनिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड CMPDI को दिया गया है। लाइसेंस सर्वेक्षण क्षेत्र के उपक्रम सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट लिमिटेड किसके द्वारा किया जाएगा? यह भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि यह जो अन्वेषण किया जाएगा किस कंपनी के द्वारा किया जाएगा? यह सरकारी उपक्रम है सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड के द्वारा। इसके तहत राजस्थान के बालोतरा जोधपुर में 207.68 वर्ग किलो क्षेत्र में वैज्ञानिक खनिज खोज होगी, जिसमें निवेश बढ़ेगा और भारत की खनिज सुविधा आत्मनिर्भर को मजबूती मिलेगी। निम्नलिखित कथनों एवं कारणों को पढ़कर लास्ट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 10वां क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार ये आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो वह क्वेश्चन कथन कारण में है, क्योंकि पीसीएस में आप लोग देखे ही होंगे अधिकतर अमूमन कथन अब इस समय कथन कारण में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कथन ए हो जाएगा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI 2026 में भारत ने 177 देशों में 176वां स्थान प्राप्त किया है। कितना? 177 देशों में 176वां स्थान प्राप्त किया है। कारण हो जाएगा EPI देशों की पर्यावरणीय गुणवत्ता, पारिस्थितिक तंत्र की स्थिति तथा जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। EPI क्या करता है? EPI देशों की पर्यावरण गुणवत्ता मतलब पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI देश की पर्यावरण गुणवत्ता, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति तथा जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें अब देखते हैं कौन सा कथन सही होता है, क्योंकि आजकल जो UPPCS का ट्रेंड है इसी तरह से कथन कारण में
क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो पहला होगा आपका कथन ए और आर दोनों सही है तथा कारण ए और ए कथन आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि ए आर दोनों सही हैं, लेकिन और कथन आर कथन ए की व्याख्या कर रहा है। मतलब कथन जो आर है कथन ए की व्याख्या कर रहा है, तो हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पर है एआई देशों की पर्यावरण गुणवत्ता पारिस्थितिक तंत्र की स्थिति तथा जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रदर्शन को मूल्यांकन करता है। ये गलत हो गया है, सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों रिलीवेंट होने चाहिए। यहाँ पूछा जा रहा है भारत का स्थान 177वां है, लेकिन यह होना चाहिए अगर यहाँ क्यों करें क्वेश्चन क्यों, तो अगर उत्तर मिलता है तब कथन ए की व्याख्या कथन आर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका कोई संबंध नहीं है। बी ऑप्शन हो जाएगा, कथन ए और कारण ए दोनों सही है, लेकिन कारण ए कथन ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। फिर देख लेते हैं, कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। कथन ए गलत है लेकिन कारण ए सही है। यहाँ पर मित्रों आपका उत्तर हो जाएगा बी, कथन ए और आर दोनों सही है लेकिन कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। यही हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कितना है 176वां, अंतिम से सेकंड। मतलब हम कहीं से भी तो सेकंड पे आए, हमारी पर्यावरण में इतनी बुरी स्थिति है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कि अंतिम से दूसरे स्थान पर मित्रों, अंतिम से दूसरे स्थान पर है। पहला देश कौन सा है, लाओस। 177वां देश कौन सा है मित्रों, लाओस। कौन सा, लाओस। 177वां देश कौन सा है मित्रों, लाओस। यह आपको देख अब ये सूचकांक देख के आपको पता ही चल गया है कि पर्यावरण में हम लोग की स्थिति क्या, बहुत ही दयनीय पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की स्थिति है। अब इसमें आपको किस तरह से आप लोग पढ़ें कि जैसे कि आपको याद हो सके या याद रहे, किस तरह से प्रदर्शन किस तरह से EPI पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक पढ़ा जाए कि बार बार याद रहे या कोई भी फैक्ट इसमें ना छूटे। तो यहाँ किस तरह से आपको पढ़ना है, आगे बढ़ते हैं। स्लाइड में भी हम देखते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में 177 कुल देशों की संख्या कितनी है मित्रों, 177 है, जिसमें पर्यावरण सूचकांक जारी किया जाता है। भारत का 176वां होता है, मतलब ऊपर से अंतिमवां स्थान है और शीर्ष देश भारत का 176वां सूचकांक। केवल अब आपसे पूछा जा सकता किसके द्वारा जारी किया जाता है, येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय। ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है किसके द्वारा जारी किया जाता है मित्रों, येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा हासिल किया जाता। शीर्ष देश आपसे अगर पूछे तो एस्टोनिया, लग्जमबर्ग, यूनाइटेड किंगडम। कौन कौन से हैं मित्रों, एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और यूनाइटेड किंगडम। किसमें, EEP में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और यूनाइटेड किंगडम पहले स्थान पर, वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन भारत कौन सा स्थान है, 176वां और अंतिम से दूसरा, और अंतिमवां 177वां देश की रैंकिंग की गई है और अंतिमवां स्थान इसमें मित्रों किसका है, तो अंतिमवां स्थान इसमें लाओस का है और भारत का 176वां, भारत 176वां भारत है। और भारत के कुछ पड़ोसी देशों की रैंकिंग देख लेते हैं। भूटान का 52वां स्थान है, श्रीलंका का 94 स्थान है, नेपाल का 128 स्थान है, अफगानिस्तान का 135 है, पाकिस्तान का 157 स्थान, बांग्लादेश का, मतलब हमसे अच्छा तो अपना देश पड़ोसी पाकिस्तान है। लेकिन यहाँ यह रिपोर्ट कुछ बचने वाली नहीं है और बहुत अच्छी से यह आकलन नहीं किया गया है। भारत को डिमोट करने के लिए यह रिपोर्ट जारी की गई है। और भारत का स्कोर कई बार आपसे परीक्षाओं में पूछा गया है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत का इस पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में रिपोर्ट मतलब स्कोर क्या है, 22.4, 100 में कितना है, 22.46 भारत का स्कोर।
यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है मित्रों, और यह वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको कैसे पढ़ा जाए, कैसे नोट बनाए, बस आपको अगर नोट बनाना तो यह पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में ऐसे स्लाइड के माध्यम से आप बनाएंगे। ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम एक नोट शॉर्ट नोट बनाएंगे जिसमें क्या क्या आपको लिखना पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक से। तो यहाँ पर है ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2000 में भारतीय वायुसेना का तीसरा स्थान है और पहला स्थान यूएसए का है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, 157, और पहले स्थान पर नॉर्वे है मित्रों। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत का स्थान 116वां है और पहला स्थान मित्रों फिनलैंड का है। वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में भारत का स्थान 127वां है और पहला स्थान आइसलैंड का है। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 51 है, पहला स्थान डेनमार्क का। भ्रष्टाचार धारणा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत Q3 में भारत का स्थान 81वां है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपको इसका रिवीजन कराए मित्रों। अब जान लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। लेकिन अभी हम आपको एक जो सूचकांक है, कोई भी सूचकांक पढ़ने का अगर यही की वर्ड आप पकड़ लिए तो यह आपको कभी यह गलत नहीं हो पाएगा। EPI यहाँ पे आपको स्लाइड में लेना है, इतना फैक्ट जो आपको जानना ही पड़ता है क्या क्या है। तो कुल कितने देशों में यह सूचकांक जारी किया गया है, कुल देशों की संख्या कितनी है, 177। अब आपसे पूछा किसके द्वारा जारी किया जाए, जारीकर्ता कौन है, येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय। येल एवं कोलंबिया विश्वविद्यालय, साथ में लिख देते हैं, कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया है। अंतिम स्थान किसका है, इसमें अंतिम स्थान 177। अंतिम स्थान लाओस। अंतिम स्थान किसका है मित्रों, 177। किसका है, लाओस का है। अब अंतिम इंपॉर्टेंट, अब की बार पहले से इंपॉर्टेंट अंतिम हो गया है, क्यों, क्योंकि भारत का स्थान 176वां है, दूसरा स्थान है अंतिम से भारत, इसलिए यह अब की बार पहला न होकर के, टॉप 3 देश न होकर के टॉप पीछे से देशों इंपॉर्टेंट है अब की बार, क्योंकि भारत पहले से अंतिम से दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर कौन है, लाओस। अब दूसरा है कि शीर्ष देश कौन हो जाएगा मित्रों, एस्टोनिया, लग्जमबर्ग, एस्टोनिया पहला, दूसरा पे लग्जमबर्ग, कौन सा हो जाएगा मित्रों, लग्जमबर्ग। और तीसरा हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। तीसरा हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। वेरी इंपॉर्टेंट है और यह पूछा जाता है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट सूचकांक है। इससे अगर इस प्रकार से आप अध्ययन करते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से, तो यह मान के चलिए 100% आपका प्रश्न सही होगा। और कोई भी एग्जाम, चाहे कथन कारण में एग्जामिनर क्वेश्चन बनाए, चाहे जैसे क्वेश्चन बनाए, अभी जो क्वेश्चन गया था कथन कारण में, या किसी तरह से आप जरूर उसको देख लें, क्योंकि वहां पूछा गया था अंतिम स्थान पर कुल 100 देश में भारत का स्थान पूछा गया था 177वां, और दूसरे स्थान पर इसका सूचकांक को जारी
करता क्यों जारी किया गया? पर्यावरण से संबंधित सूचकांक है। कुल कितने? 177 जारी करता है येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय। अब यहीं तक मित्रों, यहाँ पर हम अपनी क्लास को आज समाप्त करेंगे, क्योंकि समय की बाध्यताएं रहती हैं और क्लास अगर बहुत लंबी हो जाती है तो क्लास बोरिंग चली जाती है। तो मित्रों, अगर हम लोगों की क्लास अच्छी लग रही हो हमारी क्लास, तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें मित्रों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे पता चलेगा हम लोग अच्छा या बुरा पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप जरूर कमेंट करें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता है और हम लोग को पता चलेगा कोई और दूसरा का तरीका है पढ़ाने का, समझाने का आपको। लेकिन हम लोगों का जो तरीका है, हम लोगों को जो बेस्ट तरीका लगता है, यही तरीका का आपको समझाया जाए और फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया जाए, जिससे आसानी से आपको याद हो सकेगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग खूब पढ़ रहे होंगे और इस सावन महीने में तो और आप लोग अपनी पढ़ाई को दूना कर दीजिए, क्योंकि अब कमर कस लिए पीसीएस के लिए और जो सरकारी एग्जाम है, तो आप यहाँ से एक सावन के महीने में महादेव को याद करते हुए व्रत ले सकते हैं, प्रण ले सकते हैं कि पढ़ाई खूब करेंगे। तो पढ़ते रहिए और मस्त। जय हिंद, जय भारत।